और सीपीसी के हवाले से ये हमारा 8वां ऑर्डर है। ठीक है, इसको बेसिकली रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर 6 की बात करता हूँ कि उसमें पहले रूल में बताया गया कि प्लीडिंग में 2 चीज़ें हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 7 में हमने प्लेंट पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट मतलब दावा, अब उसका हो गया जवाब दावा। यानी ये केस आया है तो दूसरी मुद्दा लेने में तो जवाब देना है ना, तो उसको हम कहते हैं जवाब दावा या तहरीरी बयान। रिटन स्टेटमेंट रूल नंबर 1, the defendant may and if so required by the court shall at or before the first hearing or within the such time as the court may permit present a written statement of his defense, provided that the period allowed for filing the written statement shall not ordinarily exceed 30 days। इसमें 2 बातें करता है वो कि जो जवाब दावा है वो मुद्दाल है या डिफेंडेंट जो है अगली तारीख तक या उससे पहले भी जमा करवा सकता। जो नई पेशी आती है केस की उस तक या उससे पहले भी जवाब दावा दायर कर सकता है। और जवाब दावा दायर करने की जो मुद्दत है, जब एक चीज़ डिफेंडेंट के नॉलेज में आ गई तो उसके बाद जो पीरियड है वो कितने दिन का है? 30 डेज का। फॉर एग्जांपल, ए ने केस किया बी के खिलाफ, बी को पता चल गया कि मेरे खिलाफ केस आ गया। जब वो आके उसको नोटिस होते हैं और उस नोटिस की एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि इस पर समन जो है वो उनकी तामील हो चुकी है, उसके बाद फिर इसके पास 30 दिन का टाइम होता है कि उसका जवाब दावा दे। अगर वो 30 दिन में जवाब दावा नहीं देता तो केस उसके खिलाफ एक्स पार्टी चलना शुरू हो जाएगा, यक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बात करते हैं जी रूल 2 की। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। Rule 2, new fact. The defendant must raise by his pleading all matter which show the suit not be maintainable or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issues of fact not arising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance और facts showing illegality। यानी दावे में मुद्दई ने जो कहना था उसने कह दिया, आप उन चीज़ों को काउंटर तो करते ही करते हैं, उसके अलावा नए फैक्ट्स लिखते हैं कि ये जी सारी चीज़ें जितनी मुद्दई ने मेरे खिलाफ कही हैं, जितने मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाए हैं वो झूठे हैं। अगर आपके कोई न्यू फैक्ट्स हैं तो आपने उनको वाजे करके न्यू को मेंशन करना है कि ये चीज़ें इसके खिलाफ हैं, ये जो इसने दावे में लिखा है ये सरासर गलत है, ये झूठ है, ये लॉ पर मबनी चीज़ ही नहीं है, ये फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि मुद्दई ने आपके खिलाफ दुनिया जहाँ के इल्ज़ाम लगाने, अब डिफेंडेंट पर है कि वो उन सारे जितने भी उन्होंने एतराज़ात लगाए उनका हल क्या निकालता है, उनका जवाब क्या देता है। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, यानी जो नई चीज़ें जो भी ऐड करनी है वो वाज़े तौर पर लिखी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल 3 की। डिनायल टू बी स्पेसिफिक। It shall not be sufficient for a defendant in written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। अब इधर गौर करें, वो कहता है डिनायल स्पेसिफिकली, वाज़े तौर पर जिस चीज़ से भी इनकार करना है। ये साइड है जी प्लेंटिफ की, ये है डिफेंडेंट की। अब 1 2 3 4 5 इतने उसने आप पर एतराज़ात लगाए, आप कहते हैं जी इतने कह देते हैं नॉट एग्री, ये एनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। लॉ ये कहता है
उसने 5 आप पर एतराज़ात लगाए हैं ना, 5 इल्ज़ाम लगाए, आपने हर किसी का एक का एक जवाब देना है, दूसरे का दूसरा जवाब देना, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, हर चीज़ को, हर इल्ज़ाम को स्पेसिफिकली डिनाई करना है वाज़े तौर पर। यानी इसका जवाब अलग से देना है, इसका अलग से देना है, इसका अलग से देना है, सबको इकट्ठा जवाब नहीं देना। क्लियर है? एवेसिव डिनाइल, एमी मैं नहीं मानता। रूल नंबर 4, evasive denial. Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must do not evasively. यानी अगर डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के एलिगेशन से डिनाई करना चाहता है तो एवेसिवली डिनाई नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकता जी मैं नहीं मानता। और भाई रीज़न दो क्यों नहीं मानते। लॉ ये कहता है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते, ये नहीं कह सकते जनरली तौर पर जी मुझे नहीं पता मैं नहीं मानता। लॉ कहता है बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, thus if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it all along with those circumstances. अब बात क्या है, मैंने यहाँ पे बताया कि उसने कहा मैंने इससे 5 लाख रुपया लेना है, आप कहते हैं जी मैंने नहीं देना। कहता है नहीं, क्यों नहीं देना, आप बताएंगे कि मैंने 2 लाख इसको इस वक्त दिया, 3 लाख इसको इस वक्त दिया, मैं तो इसका 5 लाख दे चुका हूँ। यानी एवेसिव डिनाइल नहीं करना, एम ही नहीं मुकर जाना, वाजे तौर पर मुकरना है। भाई कैसे नहीं तू उस चीज़ को मानता, उसकी रीज़न दे। बात समझ आ गई? जितने लिए हैं, जहाँ पर लिए हैं, जैसे लिए हैं, जैसे आपने उस चीज़ को ख़त्म किया वो बताओ। ओके सोनिया, समझ आ रही है? ठीक है। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। स्पेसिफिक डिनाइल, every allegation of fact in the plaint it not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability, provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission. वो ये कहता है इसमें लॉ, जितनी भी चीज़ें हैं उनको वाज़े तौर पर डिनाई करना है। अब देखो इसी एग्जांपल में पीछे आ जाओ, 1 2 3 4 5। अब एक का भी आपने जवाब दिया, सुनिए इधर गौर करो, 2 का भी जवाब दिया, 3 का भी जवाब दिया, इन बाकी 2 4 और 5 को छोड़ गए, उनका वाज़े तौर पर जवाब भी नहीं दिया, इधर ही कह गए। इन तीनों का तो जवाब दे दिया, ये जो बाकी 4 ग्राउंड्स है इनका जवाब आपने नहीं दिया, अदालत ये समझेगी कि इन चीज़ों को आप एडमिट करते। ठीक है, समझ आ गई? बात करते हैं रूल 6 की। Particular of set off to be given in written statement where in a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff demand any a certain sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the precautionary limits of jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as the fill in the plaintiff suit the defendant made at the first hearing of the suit but not afterward unless permitted by the court present a written statement containing the particular of debit sought to be set off. यानी मुद्दई कहता है जी मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं, और जो डिफेंडेंट है वो कहता है जनाब मैंने इससे खुद से इतने ज़्यादा लेने हैं, लेकिन जो आप अमाउंट अपने जवाब दावे में लिख रहे हैं वो इतनी हो कि कोर्ट के पास उस अमाउंट तक का केस सुनने की पावर हो, उससे ज़्यादा की अमाउंट का आपने जिक्र अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं करना। और अगर मुद्दई ने आप पर या प्लेंटिफ ने आप पर कोई चीज़ क्लेम की है तो आपने उल्टा उससे कुछ लेना है ना, तो आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हो
और ये जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है तब ये इनिशियल स्टेज पर चीज़ें डिस्कस करनी है, बाद में कोर्ट इन चीज़ों को नहीं मानेगी। समझ आ गई? यानी एक बंदा आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि जी मैंने इससे 10 लाख लेना है, आप कहते हो जनाब मैं खुद इससे 20 लाख लेना है, ये 10 की बात कर रहा है। अगर आपने अपना 10-20 उससे लेना है ना तो आपको बताना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर, अगर नहीं बताते तो बाद में कोर्ट नहीं उस चीज़ को एडमिट करेगी। ओके हो गया? उसके बाद है जी रूल नंबर 7, defense or set off founded on separate ground, where the defendant relies upon several distinct grounds of defense or set off founded upon separate and distinct facts that shall be stated as far as may be separately and distinctly। प्लेंटिव ने जो आप पर केस करना था कर दिया, अब आप डिफेंडेंट हैं, उनकी चीज़ों का जवाब देने के बाद आपके पास अगर कुछ अलग से ग्राउंड्स हैं तो आप उनको भी वाज़े तौर पर अलग अलग करके लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट में, जवाब दावे में, कि जनाब ये तो उनके इल्ज़ामात हैं, इसके अलावा ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरी अपनी सफाई में ये बयानात हैं। वो जितनी भी आप अलग से ग्राउंड्स लेंगे उनको सेपरेट लिखना है। न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस, रूल नंबर 8, any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or for the presentation of a written statement claim a set off may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। केस दायर हो गया, उसके बाद अगर कुछ नई ग्राउंड्स आई हैं तो उनका भी आप रिटर्न स्टेटमेंट में जिक्र करेंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल केस अभी दायर नहीं हुआ था तो आपके का लेन देन था 50 लाख का, केस दायर होने के बाद वो लेन देन रह गया 1 लाख का, केस दायर हो गया 50 लाख की हद में। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट देंगे आप कहेंगे वो तो मैटर खत्म हो चुका है, वो तो इस हद तक रह गया। वो नई ग्राउंड जो आप देंगे ना उसका जिक्र करेंगे फिर कि जो पहला मसला था उसकी बजाय ये रह गया। ठीक है? रूल 9, pleading subsequent pleadings, no pleading subsequent to be written statement of a defendant other than by way of defense to a set of shall be presented except by the leave of the court and upon such terms as a court think fit, but the court may at any time require a written statement or additional statement from any of the parties and fix a time for presenting the same। एक दावा आपने दायर कर दिया, उसका जवाब दावा आ गया, जवाब दावे में आपने जवाब दावा जब दायर कर दिया ना तो आप कहते हैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, अमेंडमेंट करनी है, तो उन अमेंडमेंट को करने के लिए पहले आपको कोर्ट से लीव लेनी पड़ेगी। लीव का मतलब यहाँ होता है इजाज़त लेना। पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जवाब दावे में कोई चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बात करते हैं रूल नंबर 10 की। Procedure when party fails to present written statement called for the court, where any party from whom a written statement is so required fails to present the same within the time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit। यानी डिफेंडेंट को बार बार नोटिस हुए लेकिन वो फिर भी जवाब दावा देने से कासर है, यानी उस पर नोटिस तो पहुंच गए, उसने उनको एडमिट भी कर लिया कि केस मेरे खिलाफ आ गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हो गई, लेकिन अभी तक उसने विदिन कोर्ट के दिए गए टाइम के अंदर उसने जवाब दावा नहीं दिया। तो अगर वो दिए गए पीरियड में जवाब दावा नहीं देता तो अदालत उसके खिलाफ जजमेंट सुना देगी या उसके अलावा जो उसको मुनासिब हुक्म लगा वो सुना देगी। ठीक है? बात करते हैं जी रूल 11 की। Address for service, every party whether original added or a substituted who appears in any suit or other proceeding shall on or before the date fixed in the summon notice or other process served on him file in court a
प्रोसीडिंग स्टेटिंग हिज एड्रेस फॉर सर्विस। जो भी पार्टी किसी केस में किसी भी वक्त ऐड होती है तो उसको अपना असल एड्रेस पता जमा करवाना या बताना लाजमी है, ताकि उस पर समन वगैरह नोटिस वगैरह उनकी तामील करवाई जा सके। बात करते हैं जी रूल 12 की। Consequences of failure to file address. Where a party fails to file an address for service as provided in the preceding rule, he shall be liable to have his defense, if any, struck out and to be placed in the same position as if he had not defended. The court may pass an order under sub rule 1 so moto or any application of any party. अगर एक पार्टी एड्रेस फेल यानी बताने में या जमा करवाने में फेल हो जाती है तो जो अदालत को उसके खिलाफ ऑर्डर लगेगा वो जारी कर देगी। ये ऑर्डर सो मोटो एक्शन पर भी हो सकता है या अदालत की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर भी हो सकती है। उसके बाद है जी रूल 13 लिस्ट ऑफ वारसान। लिस्ट ऑफ वारसान यानी जैसे मुद्दई ने दावा दायर करते वक्त लिस्ट ऑफ वारसान दी थी, इसी तरह डिफेंडेंट को भी जवाब दावा देते वक्त अपने तमाम वारसान की लिस्ट जमा करवानी होगी कि उसके बाद कौन कौन उसका वारस होगा, क्या क्या उसकी कानूनी हैसियत है, बाप है, भाई है, बेटा है, क्या है, कोई और है तो उसको भी वो मेंशन करेगा। ओके।